नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग पुनः से एक नए निबंध की ओर अग्रसर हो रहे हैं और टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ज्यादा इस पे जो है कॉन्ट्राडिक्शन भी रहता है अलग अलग पार्टियों के द्वारा और अलग अलग जो आम जनमानस है उनको, उनके भीतर भी कई चीजों को लेकर के भ्रांतियां रहती हैं। किस चीज के लिए? जो आज का टॉपिक है। टॉपिक क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रासंगिकता, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के रिलेवेंसी क्या है, वर्तमान में प्रासंगिकता है वास्तव में या नहीं है, इस मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत जो है हॉट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और ये अक्सर आपके एग्जाम में रहता है चर्चाओं में। इस पर आपके मेंस में ही प्रश्न बन सकता है जब आप पीसीएस का एग्जाम देंगे, यूपीएससी का एग्जाम देंगे, और ये आपके निबंध में भी और आपके इंटरव्यू में भी प्रश्न यहां से बन सकता है। तो अभी हम आगे इस पर हम लोग एक इसका पूरी एक पृष्ठभूमि और बाकी चीजों पर हम भी डिस्कस करेंगे इस पर। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर मेंशन कर दूं कि यूट्यूब पर हमने यूटीकोड एग्जाम के यूट्यूब पर ही वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक आर्टिकल कराया था। अप्रॉक्स 40 मिनट का वो आर्टिकल था, बहुत महत्वपूर्ण वो आर्टिकल है। उसका लिंक हमने आपको जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दिया है। तो आज ऐसे तो इसको आप देखिएगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन वो जो आर्टिकल हमने कराया है उस आर्टिकल में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हमने कराए हैं। उस पॉइंट्स को आप आज के निबंध में क्या कर लीजिएगा, उसको इंक्लूड कर दीजिएगा, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और वो 40 मिनट का लेक्चर उसको भी देख लीजिएगा। तो अगर आप उसको देख लेंगे और इसको देख लेंगे तो ये समझ के चलिएगा कि आपको फिर किताब खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वैसे भी जितने ऐसे मैं आपको करा रहा हूं, अगर सुन लेंगे 1 घंटा मुझे, तो आपको किताब खोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस जो जो बोलता जाऊंगा उसको कॉपी पेन लेके बैठा करिए और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चला करिएगा। हालांकि पॉइंट्स ऑलरेडी आपके ऐसे मेंशन रहते हैं, लेकिन आप चाहें तो बोलते समय जहां पर जब मैं बोल रहा हूं तो उसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो वो आर्टिकल जिसका लिंक मैंने आपको दिया है वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज हम चर्चा करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव पर। आप में से भी बहुत लोगों के मन में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के बातें होंगी। कुछ लोग नेगेटिव होंगे, कुछ लोग पॉजिटिव होंगे, और कुछ लोग तो एक राष्ट्र एक चुनाव के टॉपिक को समझ ही नहीं पा रहे होंगे एक्चुअली में टॉपिक है क्या। एक राष्ट्र एक चुनाव, जैसे अभी क्या होता है कि लोकसभा के चुनाव कभी होते हैं और अलग अलग जो राज्य हमारे हैं उन राज्य के विधानसभा चुनाव जो होते हैं वो अलग अलग समय पर होते हैं। यानी कि लोकसभा का इलेक्शन अलग समय पर और राज्य विधानसभा का इलेक्शन अलग समय पर। तो बात यह आती है कि राष्ट्र जब एक है, देश एक है, तो एक चुनाव क्यों ना हो, यानी कि एक ही बार में अलग अलग स्टेट के इलेक्शंस और लोकसभा के चुनाव एक साथ क्यों ना कराए जाएं। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। तो अगर ये ऐसा हो जाता है कि एक ही साथ में अगर कराया जाता है चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं के, तो क्या ये वर्तमान में प्रासंगिक है, क्या रेलेवेंट रहेगा? ये इन्हीं बातों पर आज ये ऐसे आपका क्या है बेस्ट है। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं और डिस्कस पहले एक बार हम लोग समराइज वे में मैं आपको समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है, क्या इसके फायदे, क्या इसके नुकसान होंगे, और उसके बाद जो हमने टॉपिक आपको यहां पर दिए हैं उन टॉपिक्स को आप लोग एक बार अच्छे से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र। देखो, सबसे पहले इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप समझ लीजिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर आप बात सुनेंगे, ठीक है, वर्तमान मतलब पूर्व से लेकर के और अभी तक की जो पृष्ठभूमि रही है, आप देखिएगा कि 1950, अगर मैं इसके पृष्ठभूमि की बात करता हूं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो इसका है, ठीक है, तो पृष्ठभूमि की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 1951 क्या 1951, ठीक है, 51 52 से लेकर के, ठीक है, और ये जो है आपका 1967 तक जो है, जो हमारे आपके जो है जो लोकसभा, ठीक है, जो लोकसभा और जो आपके विधानसभा थे, इनके इलेक्शन जो है क्या होते थे, साथ में हुआ करते थे। ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं है कि बस सरकार ने छेड़ दिया ऐसे ही कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है। ये जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद इलेक्शन
ऐसे ही हुआ करते थे, लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ में हुआ करते थे। तो जैसे कुछ लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि भाई इतने बड़े स्तर पर एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। तो एक बात बताइए, जब देश आजाद हुआ और अगर हम बात 1951-52 की करते हैं, 1960-67 तक करते हैं, तो तब तो हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं थे और इतने कम संसाधनों के बीच में, इतने कम पैरामिलिट्री फोर्सेस आदि फोर्सेस के बीच में जो है हमने करा लिए इलेक्शंस। तो अगर तब करा लिए तो क्या अब नहीं कराया जा सकता है? तो पक्ष में बात होगी कि हां बिल्कुल, अगर तब तत्कालीन परिस्थितियों में अगर एक साथ ही में लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं तो डेफिनेटली अभी भी इसको कराया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। तो ये एक तो एक्सक्यूज ये वाइंड अप हो गया, आपका खत्म हो गया। दूसरा क्या हुआ कि 1968 में क्या हुआ, 1968 में कुछ जो हमारे स्टेट थे वहां की जो विधानसभाएं थी, क्या वहां की जो विधानसभा थी वो क्या हुई, भंग हो गई। और जब ये विधानसभा वहां की भंग हो गई तो ये जो क्रम हमारा चल रहा था क्या हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया, ब्रेक हो गया, वहीं पर ब्रेक हो गया अपने आप में। हालांकि उस समय अगर सरकार सूझबूझ से काम लेती तो पैरेलली हम उस समय भी इसको कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन आप राजनीतिक इच्छा शक्ति कह लीजिए या समस्या कह लीजिए या उस समय इतनी समझ नहीं विकसित हुई तो चीजें गड़बड़ हो गई अपने आप में। तो वहां से क्या हुआ, मामला डिस्टर्ब हो गया। इसके बाद 1982-19 में समथिंग भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बार बार रिकमेंड किया इसके लिए कि बॉस एक साथ में इलेक्शन करवाइए, एक साथ में इलेक्शन करवाइए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने या सरकारों ने, वर्तमान सरकारों ने भी इस पर कोई विशेष खास फोकस नहीं किया। और ओवरऑल कहना जाए तो हालांकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इस पर प्रयास किया गया था, लेकिन बात वही है ना कि एक बार तो सरकार उनकी गिर गई थी, दूसरी बार गड़बड़ हो गई, चीजें नहीं हो पाई, तो हो नहीं पाया ओवरऑल। और आज 2025 तक यह स्थिति बनी हुई है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। लॉ कमीशन ने बार बार रिकमेंडेशन इस पर दिया कि भाई आप जो है क्यों नहीं करते हैं, साथ साथ में इलेक्शन करवाते हैं, करवाना चाहिए, लेकिन लॉ कमीशन के बार बार रिकमेंडेशन देने के बावजूद भी सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और अभी हाल ही में क्या हुआ कि 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 जो है पारित किया गया, आप जानते होंगे, ठीक है। 129वां, जानते कि नहीं जानते इसके बारे में, सुन लीजिए, 129वां संविधान, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन अधिनियम 2024, ठीक है, ये 2024, ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, संशोधन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 2024 जो है पारित किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया। और हालांकि अभी ये जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये गया हुआ है, अभी क्या कुछ हुआ इस पर अभी तो नहीं पता है, लेकिन लॉ कमीशन के बार बार रिकमेंडेशन देने के बाद जो है आप जानते होंगे कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, क्या, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, रामनाथ कोविंद, ठीक है, इनके द्वारा जो है एक इनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। लगभग 18,000 पेजों की लगभग ये रिपोर्ट आई सामने और कई सारे सुझाव इस जो है कमेटी ने दिए कि भाई ऐसे ऐसे इलेक्शन होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए इस कमेटी में एक जो है एक अच्छी बात कही कि जो आपके इलेक्शन होते हैं तो 2029 तक क्या किया जाए, इसको हम कीजिएगा, 2029 तक जो है क्या किया जाए, ये जो अलग अलग जो राज्य के जो विधानसभा का जो कार्यकाल है, जो भी अलग अलग जिनका कार्यकाल 2029 से पहले खत्म होने वाला है, इनके कार्यकाल को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। कब तक, 2029 तक क्लिक कर दिया जाए। और 2029 में क्या है, इलेक्शन है, तो 2029 में फिर सभी स्टेट के इलेक्शन को करा दिया जाए, एक बात। दूसरा, जब ये 29 में जब दोनों इलेक्शन साथ में हो तो इनको 2 चरणों में कराया जाए, 2 स्टेप में कराया जाएगा। पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में कराया जाएगा किसके चुनाव, आपके लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन।
और दूसरे स्टेप में क्या कराया जाए, आपके जो है मतलब इसमें पहले स्टेप में लोकसभा प्लस विधानसभा, ठीक है, प्लस विधानसभा। बात ध्यान से सुनता जाइएगा मेरी आप लोग, ठीक है, विधानसभा। और जो दूसरा स्टेप हो वो कराया जाए नगर निकायों के इलेक्शन, नगर निकाय के इलेक्शन, यानी कि पंचायत आदि जो भी होते हैं, नगर निकाय पंचायत आदि के इलेक्शन जो है इसमें कराए जाए सेकंड फेज में। इन दोनों के बीच में जो समय होगा वो 100 डेज का होगा, 100 दिनों के भीतर, क्योंकि अब चूंकि सिंपल सी बात है, कई सारी ग्राम पंचायतें बढ़ गई, जिले बढ़ गए, तब तत्कालीन परिस्थितियों में इतने नहीं थे, तो अब दिक्कत हो सकती है थोड़ा बहुत। तो इस कमेटी ने कहा बॉस आप 100 डेज के भीतर आप पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन करा लीजिए, और आफ्टर 100 डेज आप क्या करिए, नगर निकाय, नगर पंचायत और जो भी ये आपके ग्रामीण पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं आप उनको करा लीजिए। ये बात इस कमेटी ने कही थी। हालांकि कमेटी ने कई सारे रिकमेंडेशन बहुत थी, लेकिन मैंने मोटे तौर पर एक बात आपको बता दी, जो आर्टिकल मैंने कराया है ना आपको, जिसका मैंने कहा था लिंक मैंने भेज दिया, उसमें अच्छे से डिटेल्स में मैंने और बताया हुआ है। तो ये बात कही गई। हालांकि अब इसमें दिक्कतें बहुत सारी होंगी भाई, दिक्कतें होंगी कि अब ये क्या कहते हैं, कोई नहीं मानेगा अगर तो पार्टियों, और 50% से अधिक स्टेट की इसमें सहमति की आवश्यकता है, तभी जाकर के चीजें इसमें साफ हो पाएंगी कि भैया वन नेशन वन इलेक्शन पर बात बन पाएगी नहीं बन पाएंगे। और ये हॉट टॉपिक है, चर्चाओं में अक्सर रहता है, बीच बीच में जो है इसमें डिस्कशन होता रहता है। तो ये एक बात है। और निश्चित तौर पर वन राष्ट्र मतलब वन नेशन वन इलेक्शन के होने से निश्चित तौर पर बहुत सारे फायदे आदि होंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा पृष्ठभूमि बना दिया आपको कि पहले इलेक्शन हमारे होते रहते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि चीजें नहीं सही हुई। लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार कहा कि भैया साथ में कराइए चुनाव, लेकिन चीजें हो नहीं पाई। अल्टीमेटली रामनाथ कोविंद जी के जो है तत्वाधान में कमेटी का गठन किया गया, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया, और उसके बाद जो है आपका संविधान संशोधन जो है वो पारित किया गया आपका, ठीक है, कि भैया अब जो है इसमें चीजें साफ तरीके से की जाएं, और कई सारे पॉइंट्स इसमें और मेंशन किए गए जो कि आपके वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या थे, महत्वपूर्ण थे। आपने देखा कि किस प्रकार से जो है 129वां जो संविधान संशोधन जो विधेयक पारित किया गया, उसमें कई सारी बातें कही गई थी, और इसको डिटेल्स में आप लोग अलग से पढ़ भी लीजिएगा कि क्या क्या बातें सरकार उनके लिए कही गई हैं। तो अब अगर हम बात इसके पक्ष और विपक्ष की करते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन के होने से आखिर पक्ष में क्या बात होगी और विपक्ष में क्या बात होगी, तर्क, और उसमें हम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं चीजों को। अगर लाभ की बात करते हैं कि क्या क्या लाभ होगा इससे, ठीक है, नंबर एक बात तो ये हो जाएगी भैया कि जो पैसा जो आप खर्च करते हैं बार बार बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है, वो कम हो गए, वो जो है क्या होगा, कम खर्च होगा, यानी जो सरकार पर जो बोझ पड़ता है वो कम होगा। तो धन का जो एक तरीके से, और इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ी समस्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग, इस पर रोक लगेगी, मनी लॉन्ड्रिंग पर, ठीक है, जो नंबर 2 का पैसा जो होता है, ठीक है, हवाला आदि के माध्यम से इसमें खूब लगाया जाता है, तो इस पर एक रोक लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात है जो समय खर्च होता है, समय वो बचेगा, बार बार पार्टियां जो है लगी रहती इसी इलेक्शंस में, और मेन जो मुद्दे होते हैं जो हमारे सरकार का राज्य के विकास के लिए, उत्थान के लिए, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे पाती है। आज छत्तीसगढ़ में चुनाव है, आज एमपी में चुनाव है, आज कहीं और चुनाव है, तो पार्टियां अपनी मीटिंग करते रहते हैं, किसको इलेक्शन लड़वाना है, किसको नहीं करवाना है, किसी कमेटी की बैठक, ये वो, इसी में सारा काम जो है पूरा 5 साल जो है इनका इसी में चला जाता है, ठीक है। तो जो समय इनको कार्य करने का होना चाहिए वो इलेक्शन में लगी रहती हैं, और बार बार आचार संहिता लगती रहती। अच्छा, समय बचेगा, और समय बचेगा, इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो क्या होगा कि आप परेशान नहीं होंगे, और जो प्रशासनिक जो कार्य होंगे, क्या जो प्रशासनिक कार्य होंगे वो सुचारू रूप से चलेंगे। प्रशासनिक कार्य क्या होगा, सुचारू रूप से चलेगा, और अगर प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलेगा तो क्या होगा, सुशासन की संकल्पना साकारित होगी। क्या, सुशासन की संकल्पना साकारित होगी। सुशासन जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुड गवर्नेंस बोलते हैं, यानी कि तब फिर क्या होगा, पारदर्शिता जवाबदेहिता आएगी जब प्रशासन अच्छे से काम करे। क्योंकि अभी तक क्या होता है, जब इलेक्शन आते हैं तो डीएम एसपी और बाकी जो हमारे
रक्षा बल आदि होते हैं उनको झोंक दिया जाता है इसमें ड्यूटी में, जाओ तुम करो करो। तो इससे क्या होता है, सुरक्षा बलों के इलेक्शन में ड्यूटी करने से अपराधीकरण भी बढ़ता है, अपने आप में दिक्कत होती है, उस पर कंट्रोल कहीं ना कहीं लगाया जा सकता है और कई सारे फायदे आप देखने को मिलेंगे इससे अगर एक साथ में चुनाव कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है चीजें टाइम वेस्ट नहीं होगी। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी इसमें लगा दिया जाता है तो उनका भी कार्य प्रभावित होता है। आप देखिएगा कि विद्यालयों में जो है टीचरों के बेचारों को ड्यूटी लगाई थी। टीचर जो खासकर प्राइमरी जूनियर के हैं तो उनको तो सरकार ने गेंद समझ रखा है, बॉल समझ रखा है कि जिधर चाहो उधर लुढ़का दो। कभी जनगणना में ड्यूटी लगा देंगे, कभी टीकाकरण में ड्यूटी लगवा देंगे एएनएम के साथ में, तो कभी ड्यूटी इलेक्शन में लगा देंगे, तो कभी प्रधानी वाले में लगा देंगे ड्यूटी, तो कहीं आधार कार्ड की गणना में लगा देंगे, तो कहीं क्या कहते हैं स्वास्थ्य संबंधी अन्य जो चीजें होती है उसमें लगा देंगे। मतलब टीचर को जो है सरकार ने गेंद फुटबॉल समझ रखा है। मुख्य मुद्दा उनका क्या है, पढ़ाने का है, लेकिन नहीं, सरकार उनसे रिपोर्ट बनवाएगी, सरकार उनसे डेटा रेडी करवाएगी। अरे बाबू की नियुक्ति करिए ना बॉस, स्कूल में क्या बाबू नहीं होना चाहिए, लेकिन सारा काम टीचर करते हैं। तो ये आप सोचिए कि एक बड़ी विडंबना है। एक तो वैसे ही नहीं पढ़ाते लिखाते हैं, वैसे बदनाम हैं, और ऊपर से जो समय बचता है उनको रिपोर्टिंग करने से लेकर के तो आप इलेक्शन में झोंक देते हैं उनको भाई साहब। तो ये एक बड़ी समस्या विडंबना है अपने आप में। तो ओवरऑल देखेंगे तो कई सारी चीजें इसमें जो है बचेंगे। खर्चा जो बहुत ज्यादा होता है वो धन बचेगा, टैक्स पेयर का पैसा बचेगा। जो फिजूल खर्चे में भाई ये जो बड़े बड़े होल्डिंग्स और जो आयोजन किए जाते हैं, कहां पैसा आता है बॉस, आपके टैक्स पेयर का पैसा होता है। और फिर इलेक्शन के बाद महंगाई बढ़ जाती है, तो महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकेगा। यह भी पॉइंट आप जो है क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि महंगाई पर इससे कंट्रोल होगा। इलेक्शन के बाद देखिएगा खूब जो है, क्योंकि इलेक्शन के पहले तो सस्ती हो जाएंगी सामानें और इलेक्शन के बाद फिर महंगी हो जाएंगी। तो यह एक बड़ी विडंबना है अपने आप में। और हर स्टेट जो है क्या करता है, जो है फ्री की रेवड़ी की जो बात होती है ना, फ्री की रेवड़ी, उस पर बात करता है। हम बिजली मुफ्त दे देंगे, हम पानी मुफ्त दे देंगे, जो मुफ्त की सेवाएं हैं। और ये मुफ्त की सेवाएं एक वित्तीय भार डालती हैं हमारे राजकोषीय खजाने पर। इस पर भी कंट्रोल लगाया जा सकता है। बार बार हर स्टेट में अलग अलग बार बार चुनाव होता रहता है और जो है फ्री की चीजें बांटने की होड़ लग जाती है कि पंजाब ने ऐसा किया तो उत्तर प्रदेश ऐसा करेगा, उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया तो पंजाब ऐसा करेगा, उत्तराखंड ने ऐसा किया है तो कर्नाटक केरल करेगा, केरल ने किया तो बिहार करेगा। और इससे जो है सरकारी खजाने का बहुत बड़े स्तर पर क्या होता है, दुरुपयोग होता है। तो इन सभी चीजों पर आप देखेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल जो है निश्चित तौर पर इस पर लगाया जा सकेगा। इसके अलावा आप अगर हम लोग थोड़ा सा हानि की बात करते हैं, उससे लाभ तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको दो चार चीजें बता दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें आ जाएं। अब अगर हम इसके हानि की बात करते हैं कि हानि क्या होगा वन नेशन वन इलेक्शन से, क्या क्या होगा। हानि से यह होगा कि जो क्षेत्रीय मुद्दे आपके हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं आपके, क्षेत्रीय मुद्दे में गिरावट होगी। क्योंकि ऐसे पहले क्या होता है, अभी क्या होता है कि जब अलग अलग स्टेट का इलेक्शन होता रहता है तो उसमें जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं हमारे, उन पर फोकस ज्यादा होता है कि भैया आप हमको अगर इलेक्शन लड़ाओगे तो ये चीजें होंगी आपकी, ऐसे होंगी। लेकिन अगर साथ में इलेक्शन हो जाएगा तो ये शायद मुद्दे जो हमारे जो होते हैं, हमारे फील्ड के मुद्दे होते हैं, ग्रामीण स्तर के मुद्दे होते हैं, ये मुद्दे कहीं ना कहीं जो है हमारे छूट जाएंगे पीछे। ये एक बड़ा दिक्कत होगी अपने आप में। और राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे हमारे ऊपर, राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होगा, सबसे बड़ा नुकसान एक ये होगा कि अभी इलेक्शन चूंकि होते रहते हैं तो विधायक जी, सांसद जी कभी कभी आपके द्वारे पर गेट खटखटा देते हैं, भाई साहब वोट दीजिएगा। और जब पूरा इलेक्शन ही हर स्टेट का और सेंट्रल का एक साथ में हो जाएगा, ये जो कभी कभी आपके जन्मदिन में और मुंडन संस्कार में जो ये या जो 13वीं संस्कार में जो नेताजी विधायक जी आते रहते हैं ना, बस वह नहीं आ जाएंगे। सोचेंगे अब क्या यार, तो टेंशन दूर खत्म है, 2029 में इलेक्शन होगा रे बाबू, आप छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये जो नेता आपके सामने जो आते रहते हैं, ये नेता भी आपकी क्या हो जाएंगे, यानी कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में दूरी बढ़ जाएगी। यानी कि आप लिख सकते हैं इसको जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, ठीक है, और
क्या होगा इससे और जो आम जनमानस है यानी कि जनता के बीच क्या होगी, दूरी बढ़ेगी, जनता के बीच दूरी बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। तो ये एक चिंता वाली बात है। अभी तो आप कह रहे हैं विधायक जी कर लीजिएगा प्लीज काम, सांसद जी प्लीज ऐसा करवा दीजिए, लेकिन जब साथी में हो जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा अपने आप में। तो ये भी एक क्या है, बड़ी समस्या के रूप में आपको यहां पर देखना पड़ेगा। और इसके अलावा कई अन्य हानियां हो सकती हैं इससे ज्यादा। हालांकि अभी तो मेन बात तो यही है बॉस कि क्या कहते हैं, अच्छा अगर बीच में जो है, अगर किसी जगह पर, अगर किसी स्टेट में क्या हुआ, अगर विधानसभा भंग हो गई तो उस विधानसभा के भंग होने पर क्या होगा, यह भी एक डिसीजन होगा, एक दिक्कत आ सकती है। हालांकि जो कोविंद जी के जो तत्वाधान में जो कमेटी बनी थी उसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि अगर ऐसे में अगर किसी स्टेट का अगर विधानसभा अगर भंग होती है तो उसमें बच्चे कार्यकाल के लिए क्या किया जाएगा, ऐसी कई सारी बातें इसमें कही गई हैं। लेकिन दिक्कत आ सकती है अपने आप में। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं रूप में आ सकती है। हमारे क्षेत्रीय मुद्दे गायब हो जाएंगे, हमारा जनप्रतिनिधियों से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, यानी कि जो हमारा एक स्पर्श है उनके साथ में वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हो जाएंगे अपने आप में। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हो जाएंगी अपने आप में, और बार जो हम अभी समय समय पर अपने मुद्दे उठाते रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अच्छा, इससे एक फायदा अलग होगा उसमें, आचार संहिता वाला जो युवाओं के लिए बड़ा एक मुद्दा रहता है अक्सर अपने आप में। वो मुद्दा क्या है कि आचार संहिता जो बार बार लगती रहती वो नहीं लगेगी अपने आप में। ये एक बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जब बार बार, जैसे यूपी में अब इलेक्शन होने वाला है तो पता चलता है कि इलेक्शन वो लग गया, आचार संहिता लग गया। अब आचार संहिता लग गया तो कोई जॉब नहीं निकलेगी, नहीं, पुराने नोटिफिकेशन पर तो काम होगा लेकिन नया नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा अपने आप में। तो यह भी एक बड़ा क्या है, मुद्दा हो जाता है अपने आप में। तो लाभ एक ये होगा कि आचार संहिता जो बार बार लगाई जाती है वो नहीं लगेगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं चीजें जो विकासात्मक गतिविधियां होती है जो रुक जाती है वो नहीं रुकेंगी। तो फायदे नुकसान दोनों है अपने आप में। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे इसको, अगर एक व्यापक रणनीति में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो है कराया जाना बेहतर है अपने आप में। हालांकि जो हम लोग टेंशन ले रहे हैं कि भाई क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो ये नहीं हो सकते हैं हावी अगर अच्छे नेता चुन के जाएंगे, अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे तो वो हर मुद्दे को निश्चित तौर पर एक अवसर के रूप में देखेंगे और उस पर काम करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अच्छे नेताओं का जाना राजनीति में जरूरी है। इसलिए यूथ को भी इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन यूथ क्या होता है, एक तो चैटियाने में बिजी रहता है यूथ अपने आप में, है ना, उसको तो बाबूजी सोनाजी करने से नहीं फुर्सत मिलता है, चाय कॉफी पर डिस्को डांस जाने से फुर्सत नहीं मिलता है, बस खाली वो जूनियर क्लर्क बन जाएगा, आरओ बन जाएगा, पीसी बन जाएगा, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता है कोई बेसिकली। ये हमारे यूथ की एक प्रॉब्लम है अपने आप पे। हालांकि इसका एक बड़ा रीजन यह भी है कि उसमें पैसा बहुत लगता है तो भी नहीं जाता है। हालांकि अगर आप एक कर्मठ व्यक्ति हैं तो आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बहुत बड़े बड़े नेता और बहुत बड़े अच्छे थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी और बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय नेता, छोटे नेता रहे जिन्होंने अपने मुकाम से, अपनी मेहनत से बड़े पद को सुशोभित किया है। आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, प्रयास तो करिए कम से कम। तो ये कुछ बातें हमने आपको पृष्ठभूमि के साथ साथ में इसके फायदे नुकसान बताए, और इसमें कई सारे पॉइंट्स इसमें आगे हो सकते हैं। लेकिन अब हम आते हैं सीधे तौर पर कि हमने और क्या क्या पॉइंट आपको यहां पर मेंशन कराए हैं। ठीक है, चलिए रूपरेखा पहले एक बार समझ लेते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। भारत है, सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे पास है, और यहां पर एक बड़े स्तर का चुनाव कराया जाता है। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन जितनी है उसमें न जाने कितने देश शामिल हो जाएंगे। आपके उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है ना, कम से कम 7 8 10 देश इसी में शामिल हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए, इतना बड़ा प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे बड़े स्टेट तो छोड़ ही दीजिए आप। ठीक है, तो हमारे देश में न जाने कितने देश समाहित हो जाएंगे, इतना बड़ा देश हमारा भारत है। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं वो अलग अलग समय पर होते हैं। इसमें लगातार चुनावी गतिविधियां चलती रहती हैं, और जो आपके टाइम को, मनी को और प्रशासनिक संसाधनों को, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा रिसोर्सेस है उसको कहीं ना कहीं ये क्या करता है, प्रभावित करता है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार इस बोझ को कम करने और चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये बातें आप इसमें डिटेल्स में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि भाई क्यों जरूरी चीजें हैं और क्या चुनौतियां हैं और क्या इसके लाभ हैं। इस तरीके से आप अपने निबंध को लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि भी लिख सकते हैं आप
क्या है ये, इसका मतलब आप समझा सकते हैं। और कुछ कुछ रिकमेंडेशन भी आप प्रस्तावना में अपने लिख सकते हैं कि भैया ये लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन ये रही है, इलेक्शन कमीशन ने 1982 में ये बात कही थी। तो किसी किसी के रिकमेंडेशन को भी आप यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कहां पर, अपने प्रस्तावना में। ठीक है, मुख्य भाग की अगर बात करेंगे तो यहां पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ा डिटेल्स में, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1967 तक, यानी कि 51 से लेकर के 1961 तक जो है लगातार इलेक्शन एक साथ में होते रहे, लेकिन 68 समथिंग में जो है कुछ इलेक्शन जो है स्टेट के जो विधानसभा थे वो भंग हो गई और वहां पर मामला डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद जो चीजें डिसबैलेंस हो गई और उसके बाद लगातार प्रयास इस पर किया गया। बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, बार बार लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन देती रही अपनी कि भैया एक साथ में कराइए चुनाव, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता कह लीजिए या राजनीतिक सोच का डाउन कहना कह लीजिए, ये चीजें नहीं हो पाई साथ में, क्योंकि जानते हैं सिंपल सी बात है, राजनीतिक पार्टी को जो फायदा होता है ना इससे, है ना, कि बार बार इलेक्शन होगा तो मामला फंसा होगा, जनता को बेवकूफ बनाते रहो और अपना इलेक्शन कराते रहो बार बार, है ना। चलिए उसके ये देखिए फिर 68 69 में विधानसभाओं के भंग होने से डिस्टर्ब हो गया और उसके बाद से लगातार अलग अलग चुनाव होने लगे। ठीक, एक चुनाव के पक्ष में तर्क, जो कि अभी हमने आपको समझाया था। तो पक्ष में अगर तर्क की बात करेंगे तो क्या होगा, चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी। इलेक्शन में बहुत पैसा लगता है और इलेक्शन में बहुत पैसा लगने की वजह से ही मनी लॉन्ड्रिंग जैसे खेल होते हैं, साइबर अटैक जैसे खेल होते हैं और बड़े स्तर का जो है कहीं ना कहीं क्या होता है, चुनावी जो है घोटाला होता है अपने आप में, और टैक्स पेयर का पैसा जो है इसमें पानी की तरीके से बहाया जाता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, यानी कि चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन क्या यह प्रतिबंध वास्तव में प्रभावी होता है? एक जो बड़ा टेंट लगाया जाता है, करोड़ों रुपए तो उसमें खर्च हो जाता है बॉस, पूरी व्यवस्था करने में। नेताजी के पास पैसा कहां से आया बॉस? ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देता है, इतने बड़े आयोजनों को कराने में पैसा आखिर आता कहां से है? तो कहेगा पार्टी फंड से आता है पैसा। तो पार्टी फंड में क्या इतने बड़े बड़े लोग हैं इतना पैसा देते हैं? ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं क्या है, नुकसानदेह होती। तो ये जो पैसा जो खर्च होता है वो बचेगा। प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा। आए दिन गाड़ी में भर भर के बेचारों को, सुरक्षा बलों को, कभी दिल्ली, कभी छत्तीसगढ़, कभी कहीं, मतलब उनकी जिंदगी सुकून से रह नहीं पाती है। मतलब अगर आप फोर्सेस में चले गए हो, किसी फोर्स में, खासकर पैरामिलिट्री और पुलिस में, तो जिंदगी दूभर हो जाएगी आपकी। मतलब दिन भर इलेक्शन तुम कराते रहो। देश की सुरक्षा या आंतरिक जो मामले देश में जो चल रहे होते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, उनमें प्रशासन और सुरक्षा बल हमारे कार्य कर नहीं पाते हैं। वो नेताजी के आगे पीछे घूमते रहेंगे और क्या करेंगे, बेचारे जो चुनाव कराते फिरेंगे। आम जनमानस की जो बेसिक जो नीड होती है, जो सुरक्षात्मक, जो सिक्योरिटी की नीड होती है, वो फुलफिल हो नहीं पाती अपने आप, इसीलिए अपराधीकरण होता रहता है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे न्यूज है कि बहराइच में एक मोहल्ला पड़ता है, कॉलोनी पड़ती है बक्सीपुरा, ठीक है, और वहीं पर एक लोग का मकान था। दिन में 11 बजे, सुबह के 11 बजे चोरी हो गई भाई साहब। महिला एक थी अकेली वहां पर, उनको बंधक बना लिया चोरों ने और चोरी कर लेके चले गए। अभी आज क्या डेट है? आज डेट मुझे लग रहा है शायद आज जो है, आज मैं 26 तारीख को आपको करा रहा हूं और ये 25 तारीख की घटना है। अपने आप में बताइए, दिन के 11 बजे और कंजेस्टेड कॉलोनी है, भीड़ भाड़ अच्छी खासी कॉलोनी है, 2 मंजिला मकान था, पीछे के रास्ते से साड़ी को जो है बना करके वो रस्सी और अपना चढ़ गया। बताइए ये हाल। पुलिस मुंह भर के रहेगी। पुलिस स्टेशन मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, दरगाह थाना। क्या कीजिएगा? और अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई। तो ये समस्याएं होती हैं जब पुलिस प्रशासन बिजी रहेगा या प्रशासन कम रहेगा थाने में, अपने आप में पुलिस कम रहेगी, तो क्या कीजिएगा बताइए? ये समस्याएं हैं। शासन कार्यों में व्यवधान की संभावना घटेगी। कई बार क्या होता है, जब इलेक्शन होने वाला होता है तो अपराधीकरण के लिए, जैसा कि मैंने एक बार आपको समझाया था कि नेता, प्रशासनिक अधिकारी और नेता, प्रशासनिक अधिकारी और अपराधी, इन तीनों की क्या होती, गठजोड़ होती है। तो जब इलेक्शन आता है तो जो इनके चट्टे बट्टे टाइप के जो लोग होते हैं, नुमाइंदे जो होते हैं, उनको नेता छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, फोन करते रहते हैं, एसपी साहब जी छोड़ दीजिए, डीएम साहब जी आप लगा दीजिए, एसडीएम साहब जी आप सोच लगा दीजिए। तो पता चल रहा है कि काम कुछ और हो रहा है, करने कुछ और लग जाते हैं। इनको रिकमेंडेशन देना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, इनको अप्रूवल देना, धरना प्रदर्शन करवाना है, न जाने क्या क्या कार्य करना शुरू कर देते हैं। यानी कि प्रशासन का जो मुख्य कार्य होता है, क्या जनता के प्रति जवाबदेहिता का, पारदर्शिता का, वह प्रशासनिक अधिकारी उस कार्य को ना करके बल्कि इलेक्शन और बाकी नेताजी के कार्यों में लगा रहता है। तो यह एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ जाता है। भाई इलेक्शन आएगा तो
बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी पड़ेगी। तो तैयारियों को करने में, धरना प्रदर्शन को कराने में न जाने कहां कहां पर प्रशासन उसमें लग जाता है। और जो बेसिक जो मुद्दे हमारी जनता के होते हैं, एक आम नागरिक के जो मुद्दे होते हैं, जो गांव की एक वृद्ध महिला के मुद्दे होते हैं, जो ग्रामीण एक वृद्ध की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को दरकिनार करते हुए नेताजी के इलेक्शन के पीछे पूरा प्रशासन लगा रहता है। ये एक बड़ी समस्या है अपने आप में, ठीक है। तो वो खत्म हो जाएगा। मतदाता बार बार चुनावी प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, भागीदारी अधिक हो सकती है। बार बार इलेक्शन के होने से वोटर क्या होते हैं, थक जाते हैं, तो वोटिंग भी नहीं देते हैं, इसलिए परसेंटेज डाउन हो जाता है। जब एक बार इलेक्शन होगा तो हर लोग कहेंगे अब 5 साल बाद मौका मिलेगा, तो दे आते हैं वोटर, तो यह भी एक फायदा होगा। दूसरा, नीतिगत स्थिरता और दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि तब नीतियां बनेंगी अच्छे तरीके से और उस पर काम किया सकेगा भैया, नहीं तो ये नीतियों पर सही तरीके से काम नहीं किया जाता है। विरोध में अगर तर्क की बात करें हम कि विरोध में क्या क्या जाता है, तो जैसे संघीय ढांचे और राज्यों की स्वायत्तता पर प्रश्न बन उठ सकता है अपने आप में। राज्य के जो मुद्दे होते हैं और जो कॉर्पोरेट फेडरलिज्म यानी कि जो सहकारी संघवाद की जो संकल्पना है, इसमें भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। उसे लगता तो है नहीं, लेकिन मे भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये एक राज्य और संघीय ढांचा है, उसमें एक दिक्कत आ सकती है। दूसरा, यदि सरकार समय से पहले गिरती है तो समन्वय कैसे होगा। वही बात कि अगर बाय द वे लोकसभा ही भंग हो गई या राज्यसभा कहीं की भंग हुई तो क्या होगा। हालांकि कमेटी ने इस पर अपनी बातें रखी हैं, लेकिन फिर भी समस्या आ सकती है अपने आप में। तीसरा, विविधता और लोकतांत्रिक बहुलता पर असर की आशंका हो सकती है, क्योंकि देश क्या है हमारा, विविधताओं से अलग अलग जो है सांस्कृतिक परंपराओं से अपना ओतप्रोत है अपने आप में। तो कई बार लोकल जो मुद्दे होंगे डिस्टर्ब होंगे और हम सभी चीजों पर जो है ध्यान नहीं दे पाएंगे। जब अलग अलग स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं तो वहां पर उन बेसिक चीजों पर ध्यान बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है और वहां की चीजों पर फोकस किया जाता है। लेकिन जब साथ में इलेक्शन हो जाएंगे तो मेन मुद्दे जो होंगे क्षेत्रीय वो घटेंगे और राष्ट्र के जो मुद्दे होंगे अपने आप में उस पर जोर ज्यादा होगा। एक साथ चुनाव में मतदाता राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को अलग अलग पहचानने में कठिनाई महसूस कर पाएगा कि भैया इस पर ध्यान दे, किस पर ध्यान दे, क्षेत्रीय मुद्दा या राष्ट्र का मुद्दा, ये दिक्कत हो सकती है। वित्त आयोग और चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ जाएगा अपने आप में, यह भी एक बड़ा लोड है। तो ये विपक्ष में तर्क के रूप में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। हाल के कदम और समितियां, तो आप ये भी हमने अभी बताया आपको कि वित्त विधि आयोग 2018 और नीति आयोग ने इसकी व्यवहार्यता पर रिपोर्ट दी थी 2018 में ही। 2023 में इसके बारे में भी हमने आपको बताया है कि 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित हुई थी, जिसकी रिकमेंडेशन हमने आपको कराया हुआ अभी। 2024-25 में सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक श्वेत पत्र जारी किया और 129वां संविधान संशोधन अधिनियम 2024 और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन अधिनियम 2024 पारित किया, ठीक है। तकनीकी रूप से ईवीएम और वीवीपैट प्रणाली इसे संभव बना सकती है अगर देखा जाए तो, ठीक है। चलिए, चुनौतियां और क्या है, संभावनाएं क्या है। तो चुनौतियां ये है अपने आप में कि कई सारे आर्टिकल्स में संशोधन करना पड़ेगा और कई सारे 50% से ज्यादा स्टेट की मंजूरी इसमें लेनी पड़ेगी अपने आप में। तो एक बड़ा पेचीदा जो है ये अपने आप में मुद्दा है कि जिसमें सभी पार्टियां इसमें सपोर्ट करें अपने आप में। तो आर्टिकल 83 हो गया, 172 हो गया, 358, 56 हो गया, इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। राजनीतिक सहमति बहुत आवश्यक है जो कि लेनी पड़ेगी। मतदाता शिक्षा और लॉजिस्टिक तैयारी आवश्यक होगी। यदि सफल हुआ तो यह भारत के लोकतंत्र में दक्षता, पारदर्शिता और स्थिरता लाएगा। अगर चीजें हो जाती हैं तो ये संभावना है, ये संभावना चुनौतियां दोनों है अपने आप में। निष्कर्ष की अगर बात करें तो एक राष्ट्र एक चुनाव विचार लोकतंत्र की दक्षता और संसाधनों की बचत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में कहा जा सकता है। यह तभी सफल होगा जब इसे संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक विविधता के साथ संतुलित किया जाए। यह प्रासंगिक है क्योंकि निरंतर चुनाव के युग में नीति और प्रशासन क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। लेकिन इसकी सफलता का निर्धारण राजनीतिक सहमति, संवैधानिक संशोधन और व्यवहारिक तैयारी से होगा। यह बात भी आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान देनी है। तो अल्टीमेटली इस पर काम किया जा सकता है, लेकिन इस पर अगर हम लोग सभी लोग मिल करके ध्यान अच्छे से देंगे तो निश्चित तौर पर चीजें हमारे फेवर में हो सकती हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, लेकिन फोकस करना पड़ेगा अल्टीमेटली, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब प्रस्तावना के लिए जो है कुछ कुछ चीजें यहां पर हैं, कोटेशन के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे हमने यहां पर कुछ चीजें बताई हैं आपको, जैसे लोकतंत्र
केवल चुनाव की बारंबारता से नहीं बल्कि सुशासन की निरंतरता से मजबूत होता है। बार बार चुनाव कर लोगे तो क्या होगा, हमारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे? नहीं, सुशासन अगर होगा तब जाकर के रामराज की संकल्पना जो है आएगी अपने आप पे। रामराज की संकल्पना का मतलब भगवान राम का वो हो जाए, क्या कहते हैं, शासन। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म की स्थापना हो जाए। रामराज की संकल्पना का मतलब यह है जहां पर गुड गवर्नेंस हो, जहां पर जवाबदेहिता और पारदर्शिता हो, जहां पर नेता ईमानदारी पूर्वक काम करे, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी ईमानदार पूर्वक कार्य करें, उसको कहते हैं राम राज्य। जहां पर सभी में समानता हो, भाईचारा हो, करुणा हो, दया हो, सहिष्णुता हो, उसको कहते हैं राम राज्य। इसकी संकल्पना को महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है ना। चलिए, भारत में लोकतंत्र की सफलता उसकी सरलता और जनता की भागीदारी पर निर्भर करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये वक्तव्य है, इसको आप रेकमेंड कर सकते हैं। बार बार चुनाव लोकतंत्र को बोझिल बना सकते हैं और इसे सुचारू करना ही लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा है, ये किसी ने कहा था। मुख्य भाग के लिए आप आरडीए कोटेशन लिख सकते हैं, जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने क्या कहा कि चुनाव लोकतंत्र का क्या है, उत्सव है, परंतु निरंतर उत्सव शासन के कार्य को अवरुद्ध कर सकता है। निश्चित तौर पर यह अवसर अपने आप में यह अवसर है, यह उत्सव है, लेकिन बार बार उत्सव मनाइएगा तो यह क्या है, अपने जनता के साथ धोखा हो जाएगा। ठीक है। और शासन के कार्यों को अवरुद्ध कर सकता है, जो कि करता ही करता है अपने आप में। एक साथ चुनाव से संसाधनों की बचत होगी और प्रशासनिक दक्षता क्या होगी, बढ़ेगी। और नीति आयोग रिपोर्ट अपनी जो दिया था 18 में, उसी में यह बात कही गई थी। संघीय ढांचे में राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा के बिना लोकतंत्र अधूरा है, ये जो है बातें कही गई हैं। इसको भी आप डिनोट कर सकते हैं। निष्कर्ष में आप नरेंद्र मोदी जी का एक वक्तव्य लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में सुधार का अर्थ है जनता और शासन दोनों को सरल, पारदर्शी और सशक्त बनाना। वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो कोई भी सुधार असंभव नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होती नहीं है। करप्शन करना है ना बॉस, क्या कीजिएगा, इतना पैसा लूटेंगे कैसे लोग, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा मुद्दा है और ये होना चाहिए अपने आप में। लेकिन जब हम विपक्षी पार्टियों में रहते हैं तो सत्ता पक्ष की अच्छी बातें भी हमें चुभती हैं, ये एक खराब बात होती है। लोकतंत्र में अच्छी बातों को सराहना चाहिए और बुरी बातों पर विरोध करना चाहिए, ये विपक्ष का काम होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे सत्ता पक्ष वैसे विपक्ष क्या कीजिएगा। ठीक है। तो ये कई सारे कोटेशन हैं जो आप अपने प्रस्तावना, मुख्य भाग और अपने निष्कर्ष में लिख सकते हैं। और अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब हम लोग तीन तरीकों से एक बार निबंध को एक बार देख लेते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें लिख सकते हैं आप लोग। तो एक एक हम लोग भाग लिखेंगे, सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सब पढ़ेंगे तो टाइम लग जाता है। पहला तरीका प्रस्तावना लिखने का क्या है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हर वर्ष किसी ना किसी राज्य में चुनाव प्रक्रिया चलती रहती है। ये पृष्ठभूमि के बारे में लिखा गया है कि कैसे कैसे इलेक्शन कहां तक हुए, फिर बाद में बिगड़ गया, ये हमने आपको यहां तक बताया है। फिर उसके बाद जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। ठीक है। वर्तमान स्थिति यह है कि हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सुरक्षा बल और प्रशासन लंबे समय तक चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं और नीति निर्माण पर चुनावी राजनीति हावी हो जाती है। यही कारण है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार पुनः चर्चा में आया है। यह विचार केवल खर्च बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुशासन की निरंतरता, मतदाताओं की सुविधा और दीर्घकालिक योजनाओं की स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि मुद्दा जो है सिर्फ पैसा बचाने को लेकर के ही नहीं है, कई सारे मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं अपने आप में। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव कराया जाना क्या है, आवश्यक हो जाता है अपने आप में। ठीक है। यदि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो तो संसाधनों की बचत होगी, प्रशासन का बोझ हल्का होगा और क्या होगा, इसके अलावा देश विकासात्मक कार्यों पर अधिक ध्यान दे पाएगा। यह केवल राजनीतिक सुधार नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में भी इसको देख सकते हैं हम लोग। तो ये चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी अगर हम लोग एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना को प्रतिपादित कर देते हैं तो। ठीक है। अब तीसरा जो आपका तरीका है प्रस्तावना का, दार्शनिक और भविष्योन्मुखी का, तो इसके माध्यम से आप इस तरीके से भी अपनी प्रस्तावना को लिख सकते हैं कि संवैधानिक संशोधन की हालांकि आवश्यकता होगी इसमें, तो चीजों को समझते हुए, बूझते हुए और इस पर व्यापक स्तर पर काम अगर किया जाए तो निश्चित तौर पर हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब मुख्य भाग का एक तरीका है, अब इसको पढ़ लीजिए। जो भारत है यहां पर केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति का उत्सव माने जाते हैं ये। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जो है
1951-52 में प्रथम आम चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराया गया। यह परंपरा 67 तक चलती रही और बाद में यह पटरी से टूट गई अपने आप में। ठीक, आज की स्थिति क्या है कि लगभग हर वर्ष किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन होते रहते हैं और आचार संहिता लगती रहती है और जो हमारे नई नीतियां आदि होती हैं उनको क्रियान्वित ना शुरू किया सकता है, ना उसको क्रियान्वित किया जा सकता है। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में ही, ये देखिए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 19 के लोकसभा चुनाव में ही लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बताइए, 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए 2019 की इलेक्शन में। कहां से आया पैसा इतना? अगर यही पैसा विकासात्मक गतिविधियों में लगा दिया गया होता तो कितना कुछ विकास हो गया होता, लेकिन नहीं, यह पैसा पानी की तरीके से बहाया गया इलेक्शन में। और आप, ये तो लोकसभा का चुनाव है बॉस, आप अगर गांव में प्रधानी के इलेक्शन में चले जाएंगे ना, 20-22 लाख तो बड़ा आम है, 15-20 लाख तो कहीं नहीं गए प्रधानी के इलेक्शन में। बताइए, ये हाल है। अब आप सोचिए कि अगर आप विधायक के इलेक्शन लड़ेंगे और सांसदीय के इलेक्शन लड़ते होंगे तब कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, कई करोड़ रुपया बॉस, लाख नहीं करोड़। तब एक दो कितना करोड़ रुपया तो जब आप देंगे तब आपको सीट देगी पार्टी, ठीक है, कि लड़ो हमारी पार्टी से। तो एक तो मुद्दा ही आ जाएगा। और भैया नेताजी पैसा इतना लगाएंगे तो निकालेंगे कहां से? जनता से तो निकालेंगे, तो करप्शन करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर कोई नेता 20 करोड़ रुपया, हम करें 10 ही करोड़ रुपया लगा दिया, तो अगर 10 करोड़ रुपया उसने अपने जेब से लगाया है, जेब से क्या, वो भी लूटा ही हुआ होगा मोस्टली, ठीक है, तो अब फिर कमाएगा नहीं कमाएगा? 10 का वो 30 कमाएगा, 50 कमाएगा वो। भाई इतनी सारी तो नेता की नहीं होती है, लेकिन फॉर्च्यूनर गाड़ी से चल लेते हैं बॉस, न जाने कहां कहां फ्लैट होते हैं, कंपनियां चलती हैं उनके अलग, विदेशों में घर होते हैं। बताइए कहां से आता है इतना पैसा? तो ये एक बड़ा मुद्दा है अपने आप में, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार इसी पृष्ठभूमि से प्रासंगिक हुआ है। यदि लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं तो खर्च में भारी कमी आएगी, सुरक्षा बलों का उपयोग कम समय के लिए होगा और सरकारें पूरे कार्यकाल में नीतिगत और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। इससे प्रशासनिक दक्षता और लोकतांत्रिक स्थिरता दोनों में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। तो ये बड़ी बात है, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, आज के प्रशासन क्या रहता है? बिजी रहता है, तो दिक्कतें होती हैं, स्थानीय जो समस्याएं होती हैं उन पर ध्यान नहीं दिया सकता है। चलिए, अनुच्छेद 83 और 172 में लोकसभाओं और विधानसभाओं की अवधि जो है कितनी है? 5 वर्ष तय की गई है, ठीक है। लेकिन यदि किसी सदन को समय से पहले भंग करना हो तो यह सदन में टूट जाएगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति में भी समस्या उत्पन्न होती है या होगी। अतः एक राष्ट्रीय चुनाव लागू करने के लिए व्यापक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। इस पर विचार विमर्श चल भी रहा है। कानूनी दृष्टि से यह संभव है कि, किंतु राजनीतिक दृष्टि से कठिन है। इसके लिए सभी दलों को सहमति जरूरी है। कई दल इसे संघीय ढांचे और राज्यों की सहायता पर प्रभार मानते हैं। उनका तर्क है कि एक साथ चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे और स्थानीय समस्याएं पीछे रह जाएंगी। डर तो है वैसे ही देखा जाए तो। साथ ही यदि किसी राज्य की सरकार बीच कार्यकाल में गिर जाती है तो उस स्थिति में क्या पूरा देश पुनः चुनाव में जाएगा या केवल उस राज्य में? ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। हालांकि कमेटी में सारे बातों पर चर्चा की गई है और ऐसा नहीं है कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो क्षेत्रीय मुद्दे जो है डाउन हो जाएंगे। नेता अगर अच्छा है तो क्यों नहीं फोकस करेगा बॉस? अब आपराधिक किस्म का नेता बना दिया आपने तो नहीं करेगा। वो तो ना आपके मुद्दे पर ध्यान देगा, ना राष्ट्रीय मुद्दे पर ध्यान देगा, वो तो अपने पर ध्यान देगा। सिंपल सी बात है। तो ये भी एक बड़ी जो चीजें हैं इसमें। तो ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। तो अगर सब कुछ अगर ठीक ढंग से करा जाए तो निश्चित तौर पर इसको हम जो है एक तरीके से हम इसको लागू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा तरीका भी कुछ उसी प्रकार से है और आप इसको एक बार देख सकते हैं क्या क्या इसमें लिखी गई चीजें। लगभग वही बातें जो हमने आपको समझाई हैं वही सारी बातें इसमें लिखी गई हैं एक एक करके। कुछ अलग नया नहीं लिखा है इसमें, बस कुछ पॉइंट्स अलग मेंशन है। तीसरे तरीके में भी वही बातें लगभग जो हमने आपको समझाई हैं वही बातें, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अब अगर हम थोड़ा सा इसको निष्कर्ष के रूप में देखें तो वही बातें जो मैंने आपको बताई कि संवैधानिक संशोधन एक बड़ा मुद्दा है, पार्टियों की सहमति अपने आप में बड़ा मुद्दा है। और अगर इन सब मुद्दों से अगर हम उबर के ऊपर आए तो निश्चित तौर पर हम एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना को साकारित कर सकते हैं और बड़े स्तर पर हम लोग जो हमारे संसाधनों का जो दुरुपयोग होता है, जो पैसे का दुरुपयोग होता है, जो समय की जो बर्बादी होती है,
प्रशासनिक नीतियों को लागू ना कर पाने में जो दिक्कतें आती हैं, वो सभी दिक्कतें जो है कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगी अपने आप में। ठीक है, तो निश्चित तौर पर चुनौतियां तो हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना को साकार करने के लिए, लेकिन उन चुनौतियों को दूर करने के लिए आपसी राजनीतिक इच्छा शक्ति और मनोबल की आवश्यकता है। और जब एक राष्ट्र एक चुनाव हो तो उस समय क्षेत्रीय मुद्दों को भी दरकिनार ना करते हुए बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ में हमें क्षेत्रीय मुद्दों को भी उतनी ही वरीयता देनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना निश्चित तौर पर प्रासंगिक साबित होगी। और जो नेता हमारे हैं वो शुरुआती दौर से ही अपने जो भी उनके क्या कहते हैं आपका जो जारी किया जाता है उनका जो घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ में क्षेत्रीय मुद्दों को भी उतनी वरीयता के साथ उसमें मेंशन कराएं। तो कहा जा सकता है कि हां ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अटैक और अलग अलग समयों पर अलग अलग होने वाले इलेक्शन में जो अलग अलग जो देशों के कुछ कुछ लोग जो है या अपने ही देश के कुछ लोग जो है क्या करते हैं, इस पूरे इलेक्शन को जो है प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों का इसमें हाथ होता है, विदेशी ताकतों का इसमें हाथ होता है। अपने मुद्दे मनवाने के लिए अलग अलग इलेक्शन में वो जो है फंडिंग खूब करते हैं। इससे नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी गतिविधियां भी बढ़ती हैं। यह भी आप इसमें पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं। यह हानि है इसकी। अलग अलग इलेक्शन में अलग अलग आप देखते होंगे कई सारी रिपोर्ट आती रहती हैं कि बड़े बड़ी कंपनियां, अमेरिका की कंपनी देखो, मैं नाम भूल रहा हूं, उसने लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया। तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अपने हितों को साधने के लिए और भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए, भारत में अपनी चीजों को आगे करने के लिए, इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और नक्सलवाद जैसी चीजों को बढ़ाने के लिए फंडिंग करती हैं, अपने आप में लोगों का ब्रेन वॉश करती हैं और अलग अलग मुद्दों को अलग अलग सोशल साइट्स के माध्यम से लोगों के मन को प्रभावित करती हैं और निगेटिव थॉट्स को क्या करती हैं, डेवलप करती हैं सोशल साइट्स के माध्यम से। अलग अलग प्रकार की मन भ्रांतियां सरकार को लेकर के, जनता को लेकर के, धर्म विशेष को लेकर के और हमारे अन्य अन्य धर्मों के ऊपर कुठाराघात किया जाता है। तो ये इससे क्या होता है, चीजें बहुत ज्यादा निगेटिविटी हमारे मन में आती है। तो इन सब पर क्या हो जाएगा, रोक लगाया जा सकेगा निश्चित तौर पर। ठीक है, चलिए निष्कर्ष 2 भी इसी तरीके से लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हैं अपने आप में, है ना। अब ये आप अल्टीमेटली तीनों तरीके से जो है निष्कर्ष आप एक पढ़ लीजिएगा। जो हमने बताया वही लगभग निष्कर्ष इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये संपूर्ण रूपरेखा इसकी हमने यहां पर बता दी है कि यहां पर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बढ़िया से लिखिएगा। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि भैया रिपोर्ट क्या क्या आई थी, जो है कोविंद जी के उसमें लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया था, चुनाव आयोग ने कब क्या बातें कही थी, ऐसा सब लिख करके और फिर आप मुख्य भाग में आ जाइएगा। वहां पर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बता दीजिएगा कि भैया कब कब क्या क्या चीजें हुई थी। जो भी हमने आपको ये चीजें समझाई हैं वही सेम चीजें यहां पर लिखी हुई हैं आपके सामने। फिर पक्ष में आप तर्क दे दीजिएगा। तो पक्ष में तर्क क्या दीजिएगा, एक चुनावी खर्च में कमी आएगी, जो पैसा इतना खर्च होता है, ठीक है। दूसरा, नीतिगत स्थिरता आएगी, बार बार चुनाव आचार संहिता से नीतियों पर रुकावट होती है। भैया आप जिस नीति को रिकमेंड जो है क्या कहते हैं क्रियान्वित करने का काम करना है, डीएम साहब जी और एसडीएम साहब जी कहीं चुनाव करवा रहे हैं, तो कैसे नीति फिर क्रियान्वित होगी। तो ये एक बड़ी स्थिरता इससे हो जाएगी। मतदाताओं को सुविधा होगी, बार बार मतदान की थकान नहीं होगी और वो घर पे आराम से बढ़िया बढ़ेंगे और मतदान का प्रतिशतता बढ़ेगा। बार बार वोट देने से लोग बोर रहते नहीं देते हैं वोट, लेकिन जब एक बार होगा वोट तो सब लोग देंगे। दीर्घकालिक दृष्टि से चीजें साफ होंगी, यानी कि सरकारें पूरे कार्यकाल पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये पक्ष में तर्क है। विरोध में तर्क की अगर बात करें तो संघीय ढांचे पर असर पड़ेगा, यानी कि राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। सहकारी संघवाद पर जोर जो है कहीं ना कहीं हो सकता है। इस पर स्थानीय मुद्दों का दबना, जो कि मैंने समझाया, राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, क्षेत्रीय मुद्दे दब सकते हैं। एक चिंता का विषय है ये अपने आप में। सरकार गिरने का संकट, कि अगर बीच में कोई सरकार गिर जाती है तो क्या होगा। तीसरा, चौथा, तकनीकी और तार्किक कठिनाई, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना जटिल समस्या है, लेकिन जो रिपोर्ट जो कोविंद जी ने दिया है कमेटी ने, उसमें 100 डेज में जो कराए जाने की बात कही गई, तो कराया जा सकता है। जब 1951 से 67 तक चुनाव कराए जा सकते हैं कम संसाधनों में, तो अब तो हमारे पास बहुत संसाधन है, निश्चित तौर पर कराए जा सकते हैं। तो ये कोई चिंता की बात कोई खास है नहीं एक्चुअली में। संवैधानिक संशोधन, ये बड़ा जटिल मुद्दा है। इसमें 83, 172 और 356 में संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें क्या है, विपक्ष में है। हाल में अभी क्या हुआ है, विधि आयोग ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, नीति आयोग ने भी 18 में रिपोर्ट अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट की, उसमें बात कही गई। इसमें उच्च स्तरीय समिति, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया अभी हाल ही में।
2024-25 में सरकार ने इस विषय पर श्वेत पत्र जो है जारी किया था। प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो ईवीएम और वीवीपैट से एक साथ चुनाव की संभावना मजबूत हो जाती है अपने आप में, क्योंकि अब तो मशीनें हैं, वो जो है वो मत पेटियां नहीं होती कि आप ठप्पा मार के इसमें डालेंगे पेटी में, ठीक है। अब तो मशीनें आ गई हैं, ईवीएम और वीवीपैट आ गई। हालांकि वो बात अलग है कि राजनीतिक पार्टियां आजकल क्या करती हैं, नए नए मुद्दे पर आती रहती हैं। ईवीएम का मुद्दा पहले बहुत छाया हुआ था, फिर अभी क्या हुआ, वोट चोरी का मुद्दा छाया हुआ है। मतलब ये बड़ी विडंबना है कि अब हार जाइएगा तो चोरी कर लिया और जीत जाइएगा तो चोरी नहीं किया। ये मुझे लगता है बड़ी चिंताजनक बात है अपने आप पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन मार्क लगाना, संवैधानिक जो भी बॉडीज हैं उन पर क्वेश्चन मार्क लगाना, ये अच्छी बात नहीं होती अपने आप पे, है ना। चलिए, चुनौतियां और भविष्य की दिशा, वही बातें लगभग जो हमने आपको बताई हैं कि राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होगी, संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी और विविधता का सम्मान करना भी क्या जरूरी है, क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग विविधताएं हैं, भाषाएं हैं, बोलियां हैं और उनके सबका सम्मान करना, उनके उन मुद्दों पर फोकस करना भी एक मुद्दा है अपने आप में, ठीक है। तो ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। फिर निष्कर्ष के तौर पर वही बातें जो अभी हमने आपको बताई कि भैया सब कुछ ठीक ठाक रहे, इसके लिए सब कुछ जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को पर काम किया जाए और जो है उनका समाधान निकालते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना को साकार करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने व्यक्तिगत हितों से उठ करके राष्ट्र और अपने राज्य के हित के लिए, जो है देश के हित के लिए, समाज हित के लिए इस संकल्पना को साकार करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है और क्षेत्रीय मुद्दे आदि को जो है सर्वोपरि रखा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा वो एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा है, जो बात है वो आज प्रासंगिक हो जाएगा। प्रासंगिकता तभी सार्थक हो सकती है जब कोई नुकसान एक आम जनमानस को ना हो, यानी कि सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है, जो गुड गवर्नेंस अर्थात जो सुशासन की जो संकल्पना है, अगर यह साकार होती है इससे, तो निश्चित तौर पर एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी संकल्पना क्या है अपने आप में वर्तमान में प्रासंगिक साबित हो सकती है, जिसके चांस ज्यादा है अपने आप में। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इससे ऊपर उठना पड़ेगा, अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए, ठीक है। अब बाद में उदाहरण आदि इसमें और लिख सकते हैं आप लोग अलग अलग। उसके बाद जो है एक व्यापक रूप से एक निबंध यहां पर अलग से आपको लिख दिया गया है पूरी पृष्ठभूमि के साथ में। ये आपके कॉपी में ऑलरेडी, मतलब उसमें नोट्स में मेंशन होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये एक प्रवाह में पूरा निबंध लिखा गया है, ठीक है। वही बातें जो हमने आपको बताई, सब लगभग सारी बातें ये सब लिखी गई हैं, वही बातें हैं बस। तो ये आज का हमारा छोटा सा ऐसे हो गया। और आप लोग जो है क्या काम कीजिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो हमने लिंक आपको प्रोवाइड कराया है उसको एक बार आप लोग क्या कीजिए, प्लीज एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो उसमें भी कई सारे पॉइंट्स आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। 40 मिनट का लेक्चर है वो, लेकिन मजा आएगा आपको देखने पर। वो हमने यूट्यूब पे आप उसको कराया हुआ था, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले निबंध में, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत अगर होती है तो मुझसे बात कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन,
निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।